वेलकम टू मैथ्स क्लास फॉर आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स। जो है हम आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स का पेपर करने वाले हैं जो 2021 में एनटीपीसी ने करवाए थे। उसी से मैचिंग मैचिंग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम और वी विल ट्राई टू डू फास्ट एज वेल एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यदि 1/5√2 - 7 बराबर a√2 प्लस b है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसका प्रमेयकरण करेंगे। ऊपर नीचे 5√2 प्लस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 5√2 का स्क्वायर। 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा 50। 5√2 का स्क्वायर 50 होता है और -7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। ये यहाँ पे एक बचेगा और इसे कंपेयर करना किससे, a√2 प्लस b से। तो ये यहाँ पे घट जाएगा तो एक आ जाएगा। एक आ जाएगा तो इसे 5√2 प्लस 7 a√2 प्लस b से कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 और b की वैल्यू आ जाएगी 7। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये हमारा आंसर है। यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 35% इक्वल टू 140, तो 1% बराबर 4 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू 400। तो x का मान क्या होगा, 400 होगा। दस किताबों का मूल्य 560 रुपए है तो 56 किताबों का मूल्य क्या होगा। 10 बुक्स का की प्राइस जो है 560 दी हुई है तो 56 की बुक की जो है प्राइस चाहिए। तो एक बुक की प्राइस हो जाएगी 56 रुपए। एक बुक की प्राइस 56 रुपए हो जाएगी। तो 56 बुक्स की प्राइस 56 इंटू 56। 56 का स्क्वायर होता है 3136। तो 56 किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3136। दो संख्याओं का एलसीएम 5 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 225 है। यदि संख्याओं में से एक 45 है तो दूसरी का मान ज्ञात कीजिए। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इनका जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है के बराबर होगा। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है 15 और एलसीएम जो है 225 दिया हुआ है और पहला नंबर कितना दिया हुआ है 45। तो ये सामने का 45 यहाँ भाग में आ जाएगा। तो दूसरा नंबर ज्ञात कीजिए, मतलब दूसरा नंबर सेकंड नंबर ज्ञात करना है। तो सेकंड नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे सीधे क्वेश्चन में दिया हुआ 15 इंटू 225 बटे 45। दूसरा नंबर जो है 15 इंटू 225 बटे 45 है। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन में ऐसे ही सीधे सीधे दिया हुआ है। यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो नए गोले का आयतन मूल गोले के आयतन का अनुपात बताइए। यदि पहले त्रिज्या 1 रही होगी, अब इसे 2 गुना कर दिया जाए। पहले त्रिज्या r रही होगी, इसे 2r कर दी गई। तो जो है आयतन का अनुपात बताइए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो अब जो है पहले शुरुआत में नए गोले का आयतन क्या के लिए त्रिज्या क्या हो गई, 2r हो गई है। यहाँ पे r की जगह 2r का स्क्वायर हो जाएगा, 2r का क्यूब सॉरी, और ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब।
4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, और ये हो जाएगा 8:1। 8:1 जो है इन गोलियों का अनुपात आएगा। नए गोले का मूल गोले से अनुपात 8:1 हो जाएगा। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज का जो है पहचान कीजिए। समकोण त्रिभुज की पहचान करना है। समकोण के त्रिभुज की जो पहचान करते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है, जो छोटी भुजाएं होंगी वो लंब और आधार होंगी, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा। तो बड़ी भुजा इसमें 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऐसे चेक करेंगे तो ये आएगा 25, ये भी 25, और ये 36 के बराबर नहीं है, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा चेक करेंगे, 4 चौका 16, 25 और ये 36, ये भी नहीं है बराबर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ये है 7 7 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625। इसे जोड़ेंगे, 6 9 25, 6 9 15 के 5, हासिल 1, और 53 5 62, 625, ये दोनों बराबर हैं, तो जो है हमारा ऑप्शन 4 होगा इसका आंसर। समकोण त्रिभुज 7 24 और 25 से बनेगा। एक मेज को 1750 रुपए में बेचने की तुलना में 1800 रुपए में बेचने पर 4% का अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब 1750 और 1800 के बीच का अंतर कितना है? 50 रुपए। 50 रुपए जो है और अधिक पर इसे बेचते हैं तो 4% और अधिक लाभ होता है। तो 4% की वैल्यू हो जाएगी 50, 1% की वैल्यू 12.5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1250। तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 1250। इससे हम बता सकते थे निकाल कर, अब जब क्रय मूल्य आ जाएगा तो इससे प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते थे। दो त्रिभुजों दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर का परिमाप क्रमशः 36 और 24 सेंटीमीटर है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तो ए बी का माप ज्ञात कीजिए। जो भुजाओं का रेशियो है वो परिमाप के रेशियो के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज पी क्यू आर, इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 36:24, हो जाएगा 3:2 में। इनका परिमाप 3:2 में है, तो पी क्यू मतलब 2 रेशियो की वैल्यू 10 दी हुई है, तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालना है, ए बी का मान। तो ये हो जाएगा 15, 2 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप और पी क्यू आर के परिमाप का रेशियो 3:2 है। तो इनकी भुजाओं का, इनके जो संगत भुजाएं हैं वह भी बराबर होंगी, तो संगत भुजाएं उसी रेशियो में होंगी, सॉरी। तो पी क्यू का मान इधर रख देंगे 10, और ए बी का मान चाहिए, इसकी पी क्यू की संगत भुजा ए बी है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। पी क्यू का मान रख दिए 10, तो अब इसे निकाल लेंगे। आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यदि 2 साइन 2a बराबर 2 साइन a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यदि हम 60 90 और 30 भी रख करके देख लें तो इसका मान बराबर नहीं होता है। 0 डिग्री में मान रखने में साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन ए का मान ए बराबर 0 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो 0 डिग्री जब हम ए का मान पुट करेंगे तो जो है यह सेटिस्फाई हो रहा है। वर्गों 9
90 120 और 120 150 के वर्ग चिन्हों का योग क्या है? इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा इसका औसत, इसका इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा? 105 और इसका औसत कितना हो जाएगा? 135। तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा? 240। तो वर्ग चिन्हों का योग कितना हो जाएगा? 240। 35 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि कार्य कुल 16 दिनों में पूरा हो जाए। कार्य को समय सीमा पर पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों को और करने की आवश्यकता है? 35 व्यक्ति जो है 24 दिनों में काम कर लेते हैं। तो 6 दिन का काम उन्होंने पहले कंप्लीट कर लिया है, तो अब बचेगा कितने दिन का काम? जब 6 दिन का काम 35 व्यक्तियों ने कंप्लीट कर लिया तो बचेगा 18 दिन का काम। टोटल 16 दिनों में काम करना है, 6 दिन तक काम कर चुके हैं, तो 16 में से 6 जाएंगे, 10 दिन और काम करना है। तो कितने व्यक्ति जो है पर डे काम करें कि यह है और जो बचा हुआ काम है यह 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो इसे यक्स रख लेंगे यहाँ पे। ये 5 दूनी 10 और ये 2 से कटेगा तो ये 9, 9 7 63। 63 व्यक्ति पर डे काम करने चाहिए यदि बचा हुआ काम 10 दिन में कंप्लीट करवाना है तो पहले हमारे पास 35 व्यक्ति थे, अब 63 व्यक्ति पर डे काम कर रहे हैं, तो कितने व्यक्ति बढ़ाए गए हैं? ये हो जाएंगे 28। 28 व्यक्तियों को और ऐड किया जाना चाहिए यदि बचा हुआ काम पूरे 16 दिन में कंप्लीट करवाना है। तो 6 दिन कंप्लीट हो गया, मतलब 10 दिन में और जो बचा हुआ काम पूरा कंप्लीट करवाना है तब। कार से मुंबई से पुणे जाते समय मैंने महसूस किया कि टायर में 2 पंचर हैं। अपने पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट बना देगा, मतलब टायर की पूरी हवा निकाल देगा, और दूसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर को सपाट बना देगा, यानी पूरी हवा निकाल देगा। यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंचरों की कुल दोनों पंचरों द्वारा कितना कुल टाइम लिया जाएगा? तो एक 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा 6 मिनट में खाली करता है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 36। यह जो है 4 यूनिट निकालता है और ये कितनी निकालता है? 6 यूनिट। तो 36 टोटल है। जब दोनों पंचर हवा निकालते हैं तो 10 कार्य क्षमता के साथ जो है हवा निकालेंगे, 10 कार्य क्षमता के साथ इसे डिवाइड कर लेंगे, ये टोटल कार्य हो जाएगा 36 बनेगा, और ये कार्य क्षमता हो जाएगी जैसे ये 18/5। तो 5 × 3 = 18, 5 × 3 = 15 और बचेगा 3 से फल, तो 3/5। 5 3 सही, 3/5। इतना कुल टाइम लगेगा दोनों पंचरों को जो है टायर को पूरी हवा निकालने में। 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा भिन्न भाज्य संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं 2 से 12 के बीच में कौन कौन सी हैं? 4 हो जाएगी एक भाज्य, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी भाज्य संख्या, 10 हो जाएगी भाज्य संख्या, और 12 भी भाज्य संख्या हो जाएगी। मतलब 6 भाज्य संख्याएं हैं 2 से लेकर के 12 के बीच में, और टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 2 से लेकर के 12 तक 11 संख्याएं हो जाएंगी। तो भाज्य संख्या 6 और टोटल संख्या 11। तो कितनी भाज्य संख्या आएंगी? 6/11। 6/11 जो है भाज्य संख्याएं हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी को एक्सपेंड करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसे एक्सपेंड कर लेंगे, जो है ये ए क्यूब की जगह ये 2m है, और
बी की जगह एन है। ये हो जाएगा 2m माइनस एन, ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर हो जाएगा 4am का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर हो जाएगा, और a इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2mn। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? 2mn, 2m माइनस एन और 4m का स्क्वायर, एन का स्क्वायर प्लस 2mn। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। एक बेलन और एक शंकु समान आधार त्रिज्या वाली समान ऊंचाई के हैं। बेलन के आयतन और शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोल रहा है बेलन और शंकु की त्रिज्याएं समान समान आधार त्रिज्या हैं और समान ऊंचाई है। मतलब आर आर ये दोनों बराबर हैं, और एच एच मतलब बेलन की हाइट और शंकु की हाइट दोनों बराबर हैं, तो ये कट जाएंगी, और ये त्रिज्या भी बराबर, तो ये भी कट जाएंगी। पाई से पाई खत्म, ये हो जाएगा 3:1। बेलन का शंकु से आयतन क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करना है तो इसे पहले 2 से भाग दे लेंगे तो ये आ जाएगा 16, और इसे भाग दे लेंगे इससे तो ये हो जाएगा 4। 16 चौको 64, 72 में से 52 जाएंगे, कितना बचेगा? 20। 84 टोटल आ जाएगा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? इसे जो है सीआई से करेंगे तो जनसंख्या निकल आएगी। 50,000 जो है पहले वर्ष में है, तो 4% की दर से बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 26/25 इंटू 26/25। इसे भाग दे लेंगे, 2 जीरो से भाग देंगे तो ये 400, और इधर भाग देंगे 500 में तो ये हो जाएगा कितना? 20। 5 चौक 20, हाँ 80, और ये 26 का स्क्वायर बन जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 676 अट्ठे। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 छंग 48 के यहाँ 8 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 4 60 के यहाँ 0 हासिल 6, 8 छंग 48, 6 54 और 0 54 0 8 0। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 54,080 हो जाएगी। या इसे हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, 4% एक साल में बढ़ती है जनसंख्या, तो 50 का 4% बढ़ेगी पहली साल में जनसंख्या, तो कितने बढ़ेगी? 2,000 बढ़ेगी। तो दूसरे साल के लिए जनसंख्या कितना, मतलब एक साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 52,000 हो जाएगी। अब फिर से 4% बढ़ेगी, तो ये इसका 4% कितना आ जाएगा? 2,080। तो इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 54,080। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 54,080। अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। अपने पुत्र की मदद से वह इसे 3 दिनों में पूरा कर सकता है। पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कितने दिनों में पूरा कर सकता है काम? तो 3 और 5 की कार्य क्षमता निकालने के लिए एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। पहले पिता बस जो है 3 कार्य क्षमता के साथ काम करता था, और जब पिता पुत्र दोनों काम करते हैं तो वह 3 5 15 5 कार्य क्षमता के साथ काम करते हैं। तो यह है पिता की कार्य क्षमता है, और यह है पिता प्लस पुत्र की है। तो पुत्र की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी?
2 कार्यक्षमता, टोटल काम 15 है, 15 काम है, टोटल काम अपॉन कार्यक्षमता बराबर टाइम। तो इसे भाग दे लेंगे तो 17.5, 15/2, सॉरी 5 घंटे एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8, 10 सेकंड में के अंतराल में बजती हैं। तो 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो 30 मिनट में टोटल सेकंड कितने हैं? 30 × 60। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 5 × 3, इसका 120 सेकंड जो है एलसीएम आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 और ये 15 बार ये हो गया। ये जो है एक एक शुरुआत में बजेगी, फिर बजने के बाद जो है लास्ट में बजेगी। तो ये 15 + 1 कितनी बार, मतलब 15 + 1 टाइम जो है यह घंटी बजेगी, क्योंकि एक स्टार्टिंग में शुरुआत में यहाँ पे बजेगी और जब ये भाग देते हैं तो एक ये लास्ट मोमेंट की काउंट करता है। तो ये शुरुआत और लास्ट, तो एक तो जो है इससे मिस हो जाता है, इसलिए एक जोड़े हैं। तो 16 बार जो है यह घंटी बजेगी 30 मिनट में। यहाँ पर पहले बजेगी और बजने के बाद टाइम स्टार्ट होगा तो ये 13 मिनट के लास्ट में एक बजती है। तो जो काउंट होता है इसमें भाग देने में, तो ये जो है यहाँ से काउंट होता है, मतलब ये सेकंड मिनट में पहले ये बजेगी, 2 मिनट में एक घंटी बजती है, तो 2 मिनट में, फिर ऐसे चौथे मिनट में, छठे मिनट में, ऐसे करके 15 बार यहाँ पे हो जाती है और एक दो यहाँ पे एक जो शुरुआत में ये बजी थी ये हो जाएगी। कुल मिलाकर के 16 बार घंटी बजेंगी। इसका मान ज्ञात कीजिए। 0.4 और ये 3 जीरो है तो इसमें 3 दशमलव लग जाएंगे, प्लस 404। तो इसे जोड़ेंगे तो दशमलव की संख्या के बाद कितने भी जीरो लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसमें लगा लेंगे दशमलव 4 डबल जीरो लगा दिए। दशमलव के बाद जीरो लगाने में कोई जो है फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 0 और 4 4 8, 804 दशमलव 804 इसका मान हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लाइन है, इसे खोलेंगे तो 0.23 को खोलेंगे तो आ जाएगा 23/99 और ऐसे 2/2 के ऊपर जो है यहाँ पे एक संख्या तो एक 9 आएगा, क्योंकि ऊपर ये लगा हुआ है बार। इसे जोड़ेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो आएगा 99, 23 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11, 11 दूनी 22। इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45/99। इसका मतलब 45.45 बार है। मतलब बार का अर्थ ये होता है कि यह संख्या जो बार के नीचे दी हुई है यह बार बार रिपीट करेगी। यदि 0.2 बार लिखा हुआ है तो यह इसका मतलब है 0.222 अनलिमिटेड टाइम तक जो है रिपीट होती जाएगी। तो 0.45 का मतलब क्या होगा? 454545 ऐसे ही, मतलब अनलिमिटेड टाइम रिपीट होगा। तो ये ऑप्शन 3 में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जब एक सूत्र प्रतीकात्मक का अर्थ है ये जो है मिश्रधन है, ये अमाउंट है, पी मूलधन है, प्रिंसिपल, और ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर
अमाउंट पर आवर होता है मूलधन मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट पर आवर प्रिंसिपल अपॉन सिंपल इंटरेस्ट, जो है ये मूलधन मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज का योग ही मिश्र धन होता है। ये एक वास्तविक संख्या है तो निम्न के कारण सत्य है। कौन सा कारण जो है सत्य है? योग का क्रम विनिमय का गुण क्या होता है? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो यह जो है क्रम विनिमय गुण होता है। और योग का सहचार गुण क्या होता है? योग का सहचार गुण होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। और योग का व्युत्क्रम का गुण क्या होता है? ए प्लस माइनस का ए बराबर 0। और शून्य का योगात्मक गुण क्या होता है? ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए। यह जो शून्य का योगात्मक गुण होता है, तो इसमें शून्य का योगात्मक गुण लगता है। यू कैन सी, सो आवर आंसर इज शून्य का योगात्मक गुण, आंसर नंबर 4। दी गई रेखा चित्र से मार्च 2019 के महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं को बेचने वाली एक दुकान द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों की संख्या की तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। लैपटॉप और मोबाइल की संख्या कितनी है? लैपटॉप 500 है और मोबाइल जो है 600। मतलब लैपटॉप और मोबाइल कितने हैं? 1100 खरीदे गए। और जो है अन्य क्या क्या, अन्य कितने खरीदे गए? रेडियो 100 और जो है टीवीएस करके 300, तो ये हो जाएगा 400। और वॉचेस 200, 600 टोटल। तो पूछा है लैपटॉप और मोबाइल की संख्या, और जो अन्य गैजेट्स हैं जैसे रेडियो टीवी और वॉच हैं, तो इन इन दोनों का अंतर पूछा है। इन दोनों का अंतर कितना निकालेगा? 500। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, तो इसका एक विकर्ण जो है 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, कितनी है? समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ये होता है 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। तो इससे दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे। 12 इसे चला जाएगा 8 बार, ये 8 से भाग देंगे तो 12 बार। डी टू की वैल्यू 12 आ जाएगी। जो छोटा वाला विकर्ण है वो 12 सेंटीमीटर है और बड़ा वाला विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज जो है जहाँ पे विकर्ण काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ये आधे विकर्ण की वैल्यू हो जाएगी 8, और ये इस वाले की जो है आधे विकर्ण की लंबाई 6 हो जाएगी। तो जो विकर्ण बीच में काटते हैं वो 90 डिग्री का समचतुर्भुज में कोण बनाते हैं। तो 6 और 8 का यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू इस भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। भुजा का स्क्वायर बराबर ये आता है 100, भुजा का स्क्वायर आ जाएगा जो है 100 रूट 100 का 10। भुजा बराबर कितनी निकल आएगी? 10 सेंटीमीटर। या ऐसे भी निकाल सकते हैं t1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर। इसमें अलग अलग दोनों का मान रख दें और a का मान निकाल लें। तो d1 का स्क्वायर रखेंगे 16 है d1, तो ये हो जाएगा 256। और d2 कितना हो जाएगा? 12।
तो हो जाएगा 144 बराबर 4a²। इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400 भागे 4 और a का स्क्वायर। a² बराबर आ जाएगा 100। तो a की वैल्यू कितनी निकल आएगी? a की वैल्यू 10। x और y एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से बदलते रहते हैं। मतलब x जो है y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो x बराबर 10 है और y बराबर 15 है। तो निम्नलिखित में से कौन x और y के संगत मानों के युग्म नहीं है? x बराबर 10 होने पर y बराबर 15 है। जो है इसमें x और y कितने 2:3 में है। तो देख लेंगे कौन कौन 2:3 में है। 8 और 12 जो है 2:3 में, 4 से काटेंगे तो। और 25 और 37.5 ये भी 2:3 में है 12.5 से भाग देने में। और ये भी 2:3 में है, ये 2:3 में नहीं है। तो इसका जो है x और y के मान का संगत मानों में नहीं है, युग्म नहीं बनाता। निम्नलिखित में से किस स्थिति में त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे त्रिभुज है एक ही जगह, त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है? समरूप होने के लिए त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर, तो समरूप होने के लिए जो है संगत भुजाओं का मान एक सा होना चाहिए, मतलब एक ही रेशियो में होना चाहिए। तो ए बी बराबर 2.5 दिया है और बी सी बराबर ऑप्शन 1 से बी सी बराबर 4.5 और सी बराबर 3.5। इसमें मान रखेंगे। पी क्यू का मान 5 दिया हुआ है, क्यू आर का मान 9 और आर पी का मान 7। इसका अनुपात निकालेंगे तो आएगा 5:9:7। ये 5:9:7, मतलब ये जो है संगत भुजाएं सेम अनुपात में है। तो जो है यह ऊपर वाली जो भुजाओं का मान दिया हुआ है यही जो है समरूप हो जाएंगी, इसी से सेटिस्फाई करती हैं। यदि हमको अदर भी देखना है तो हम देख लेंगे। अदर ऑप्शन को यदि हमको चेक करना है तो ये ए है, ये बी, सी, पी क्यू आर। कोण ए बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, कोण बी 60 दिया हुआ है, कोण सी 80। इसमें कोण पी कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, कोण क्यू 20 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल यहाँ पे सेम नहीं हो रहे, तो इसलिए यह सेटिस्फाई नहीं करता है। और इसमें ए बी भुजा 3 सेंटीमीटर दी हुई है और बी सी 7.5 दी है और सी ए बराबर 3.5। इनका रेशियो चेक कर लेंगे एक बार। 4.5 पी क्यू, क्यू आर बराबर 7.5। इन दोनों भुजाओं का ही रेशियो सेम नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होता है। इसे चेक कर लेंगे। कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 60 डिग्री, कोण पी बराबर 50 डिग्री, कोण क्यू 60 और कोण आर बराबर 70। जो है ये भी समान कोण जो है बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये अलग अलग दिए हुए हैं। कोण बी बराबर कोण क्यू के नहीं है, तो इसलिए ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं होगा। समरूप होने के लिए या तो तीनों भुजाओं का रेशियो सेम हो या उनके एंगल जो है समान हो। 100 मीटर चौड़ी एक सड़क, दोनों ओर समान ऊंचाई की दो दीवारें हैं। सड़क के एक बिंदु पर दो सीढ़ियां दो दीवारों के साथ इस प्रकार हैं कि वे उस बिंदु से दो उन्नयन कोणों को 60 डिग्री और 30 डिग्री
पर इंगित करती हैं। तो लंबी सीढ़ी की लंबाई बताइए। एक सड़क 100 मीटर चौड़ी, ये 100 मीटर चौड़ी सड़क हो जाएगी, और दोनों साइड या ऊंचाई की जो है दीवार खड़ी हुई है। ये दोनों दोनों की ऊंचाई जो है दीवारों की सेम सेम दिया हुआ है। एक 30 डिग्री का एंगल बनाती है और एक 60 डिग्री का एंगल बनाती है। 60 डिग्री के एंगल वाली भुजाओं का रेशियो क्या होगा? √3:1। और तो हाइट दोनों की सेम दी हुई है, √3 बराबर h, तो यहाँ पे भी √3 आ जाएगा। इसे रेशियो सेम करेंगे तो यदि 30 के सामने √3 दिया हुआ है और इनकी भुजाओं का रेशियो 1:√3 होता है, तो जो 30 के सामने की भुजा की लंबाई √3 दी हुई है, तो √3 1 की वैल्यू है, √3 1 की वैल्यू है, तो साइन 60 ये √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। 3 1 4 रेशियो, 4 रेशियो की वैल्यू जो है 100 दी हुई है, तो एक रेशियो की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो हमको जो लंबी वाली भुजा है, लंबी वाली सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी लगी हुई है उसकी लंबाई बताना है। इसकी जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसे इसके जो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण कितना हो जाएगा? 3 और +3 12, √12 आती है इसकी भुजा की लंबाई, और मतलब इसकी सीढ़ी की लंबाई, और इसकी कितनी आएगी निकालेंगे जुगाड़, तो ये आती है 2। तो √12 बड़ा होता है, तो √12 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू 25 है, तो √12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ये निकलेगा 2 बाहर निकलेगा इससे, तो इस जगह 50 √3। Our class has finished. If you enjoyed our session, so you can like and subscribe, and do practice some question of maths, and be added with us, and like and subscribe.